हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआई एकेडमी। तो हमारा जो साइंस का सीरीज़ था वो बिल्कुल ही चल रहा था, लेकिन इधर एक दो दिन में नहीं गया होगा ये सीरीज़ आपको, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड दैट्स द रीज़न। बट फिर से हम आ गए हैं और इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे और ढेर सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के साथ हम आए हैं, ठीक है। तो देखते रहिए। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। सॉरी फॉर दिस वॉइस, बहुत ही ज़्यादा ठंड की वजह से ये हुआ है। हाँ, तो लाइक है ना कि आप लोग कमेंट्स करते हो, ठीक है, तो थोड़ा मतलब सोच के किया करो ना। लाइक कोई आपको पढ़ा रहा है, कोई मेहनत कर रहा है इस चीज़ के पीछे, तो आप उस चीज़ को भी देखो कोई भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको देखना चाहिए तो आप देखो, और अगर लगता है नहीं देखना चाहिए तो आप नहीं देखो, लेकिन यू शुड नॉट मेंशन दिस ऑन द कमेंट्स सेक्शन, राइट। और किसी भी तरीके का डाउट है, ठीक है, किसी भी तरीके का डाउट है जो कि आपको लग रहा है कि आपको पूछना है, बोलना है, तो आप यहाँ भी बोल सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट पे। हमारा जो एक इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, जिसका क्या नाम है, चंद्रमणि आईएएस एकेडमी, ठीक है। चंद्रमणि आईएएस एकेडमी एक हमारा अकाउंट भी है इंस्टा पे, जो हमने नया ये इनिशिएटिव लाया है बस आप लोगों से, आप लोगों की डाउट्स को सुनने के लिए, आप लोगों की क्वेरीज को सुनने के लिए कि आपको क्या सही लग रहा है, नहीं लग रहा है। लेकिन बस वही कह रही हूँ कि थोड़ा सोच के कमेंट्स किया करो, राइट। अभी तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब सही सोचते हो, गलत सोचते हो। वैसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए लाइक किसी को भी, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, और बिल्कुल आप ना ध्यान से क्वेश्चन देखा करो। आपको अब कुछ बच्चे हैं जो ध्यान से क्वेश्चन देखते नहीं है या फिर ध्यान से सुनते नहीं है कि मैम क्या बता रही है, और वो डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं। तो ध्यान से सुना भी करो, है ना, कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या इस क्वेश्चन में है, क्या ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्योंकि आप एग्जाम में भी बैठे हो और क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप बस एक हाफ पढ़ के, हाफ क्वेश्चन ही पढ़ के आप ऑप्शंस देख के टिक लगा के अगर आ जाते हो, तो आपका बहुत प्रोबेबिलिटी कि आपका गलत होगा, वो आपका सही नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप पूरा नहीं पढ़ रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं है कि जवाब क्या होने वाला है। ये हड़बड़ाहट में, और एक होता है ना आगे दिखाने के लिए कि मुझे आता है, मुझे आता है, ये बहुत आसान है, ये सब तो कुछ नहीं है, ये तो मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, पढ़ चुकी हूँ। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों में ही ना, ओवर कॉन्फिडेंस में ही ना क्वेश्चंस गलत होते हैं, या फिर आप कहीं पे भी ना गलत जवाब दे देते हो। तो पहले कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका पढ़ा हुआ हो, पढ़ा हुआ नहीं हो, चाहे आपने उसे 10 बार ही क्यों ना पढ़ रखा हो, लेकिन क्वेश्चन एटलीस्ट आप ध्यान से पढ़ने के बाद, या अगर कोई कुछ आपको बता रहा है तो जब तक आप उसकी बात ध्यान से ना सुन लो, तब तक आप उस पर कोई भी तरीके की टिप्पणी ना करो। वो आपके ज़िंदगी के लिए मैं एक राय दे रही हूँ, बेहतर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन पे आओ। द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल्स, बिना रेड ब्लड सेल्स वाले इसमें से कौन से हैं एनिमल हैं। अर्थवर्म है, स्नेक है, पीकॉक है, फ्रॉग है, कौन सा है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके पहले मुझे ये बताओ कि रेड ब्लड सेल्स को और क्या कहते हैं, इनको और क्या कहते हैं। और पता है आपको, पिछला जो एसआई का एग्जाम हुआ था ना, 23 में ही हुआ था आई थिंक सो, तो उस टाइम पे इससे क्वेश्चन आ चुका है, रेड ब्लड सेल से आ चुका है ना, रेड ब्लड सेल से आ चुका है। और काफी अच्छा क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन आया था। क्या स्टेटमेंट वाइज, अगर आप जिसने भी नहीं देखा है ना प्रीवियस ईयर वाला पेपर, तो वो जाके देख ले, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको हम और क्या कहते हैं, तो इसको हम और क्या कहते हैं, तो एरिथ्रोसाइट्स, आई थिंक सो एरिथ्रोसाइट्स ही कहते हैं। तो ये आपका जो है रेड ब्लड सेल हो गया। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, राइट। और अगर रेड ब्लड सेल का काउंट लो है, अगर आरबीसी काउंट अगर आपका लो है तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो ये कौन सा डिजीज अफेक्ट कर रहा है, तो ये एनीमिया है ना, एनीमिया ला रहा है बॉडी में इसकी वजह से। और ओवर भी नहीं होना चाहिए, उससे भी हमारा डिजीज होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना कि इनमें से कौन सा है जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, तो वो हमारा अर्थवर्म होगा।
अर्थवर्म होगा। अर्थवर्म में रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, तो क्या होता है, तो जो इसमें प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा, उसमें क्या होता है ना कि हेमियोग्लोबिन जो होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो हेमियोग्लोबिन क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है पूरा प्लाज्मा में, ठीक है। तो इसमें आरबीसी नहीं होते हैं, ठीक है। चलो देखो, अर्थवर्म्स आर इनवर्टिब्रेट्स एंड डू नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स, है ना। इंस्टेड देयर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट हेमियोग्लोबिन इज डिसॉल्व डायरेक्टली इन द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा में ही डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है। मैंने वहीं इन्वॉल्व लिख दिया था, सब समझ जाना, डिसॉल्व ही होगा, ठीक है। चलो, द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड इज, वह अंतिम पदार्थ जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट टूट जाते हैं। अंतिम पदार्थ इनमें से कौन सा होगा जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूट जाते हैं। ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, मैल्टोज, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स किस में होता है, सारा का आप सोचो, एक का नहीं, सारा का, जितने ऑप्शंस में दिए हुए सबका सोचो आप, तभी मैं आंसर दिखाऊंगी, पहले आप सोचो। ग्लिसरॉल किस में हो, क्या ग्लिसरॉल जो है वो क्या टूट के बनता है, फिर ग्लूकोज, फिर मैल्टोज, फिर एमिनो एसिड्स, सारा है। चलो इसको लाइन में लाइन देखिए। कार्बोहाइड्रेट सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कार्बोहाइड्रेट जब आप बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर मोस्ट बेसिक मोनोमर यूनिट्स ड्यूरिंग डाइजेशन, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन, इसका तो सबको बहुत अच्छे से पता था ग्लूकोज आंसर, इसलिए मैंने वहाँ पे टिक नहीं लगाया क्योंकि यू नो कि ग्लूकोज, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, करेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं और ब्रोकन डाउन होते हैं ये किसमें, सबसे बेसिक मोनोमर यूनिट में, डाइजेशन के टाइम पे जब डाइजेस्ट हो रहे होते हैं। तो डाइजेशन ही होगा तभी तो ब्रोक हो गए ना, मतलब कोई भी बायोमोलिक्यूल ब्रोक हो रहा है इसका मतलब डाइजेशन हो रहा है, करेक्ट। एंड द प्राइमरी and products of carbohydrates digestion and absorption in the small intestine are glucose, correct। फ्रुक्टोज भी होगा, लेकिन हमारा ये नहीं था ऑप्शन में, इसीलिए हमने सिर्फ ग्लूकोज को पढ़ा था वहाँ पे। फ्रुक्टोज भी होगा एंड गैलेक्टोज भी होगा, ठीक है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट पाचन और अवशोषण के प्राथमिक अंतिम उत्पाद ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज हैं, ठीक है। चलो ये बताओ, मोस्ट ऑफ द इंजाइम्स आर, इंजाइम्स क्या होते हैं, इंजाइम्स क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, एल्कलीज होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत सारे पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा। तो हम तो ऐसे भी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो हमें तो देखना ही है सारा क्वेश्चन। इंजाइम्स को क्या कहते हैं, एसिड तो हो नहीं सकता, अल्कली भी ये है नहीं, तो ये प्रोटीन ही होना चाहिए ना, सब प्रोटीन, ओके। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड्स, जो मैं आपको वहां पे पूछ रही थी कि आप सारे का बताओ। एमिनो एसिड्स एंड एमिनो एसिड से बने होते हैं आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट अलाउ देम टू एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो ये एक कैटलिस्ट की तरीके से काम करता है हमारा जो एंजाइम्स है ना। प्रोटीन जो कि प्रोटीन होता है और वो किसका कंपोज ऑफ किसका होता है, वो तो बना होता है, तो वो एमिनो एसिड्स का बना हुआ होता है, ठीक है। और कैटलिस्ट का क्या काम है, कोई भी एक कैटलिस्ट कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में जाता है तो उसका क्या काम है कि उसके रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, तेज कर दे, है ना, हेल्प करता है उसको रिएक्ट करने में और भी ज़्यादा। तो कैटलिस्ट का काम तो वही होगा ना कि दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस का क्या मतलब है कि जो भी कैटलिस्ट है, जो भी इंजाइम्स है, अगर वो एक कैटलिस्ट की तरीके से वर्क कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। और अगर वो स्पीड अप कर रहा है तो वो उसको कंज्यूम नहीं होना है, वो खुद को कंज्यूम होने नहीं देता है, खुद को खत्म होने नहीं देता है उस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, वो कहने का मतलब है। चलो ये बताओ आप लोग,
हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन, वह पहला वैज्ञानिक और डॉक्टर कौन था जिसने कि टीकाकरण का प्रयास किया। तो पहला कौन था जो वैक्सीनेशन जैसी चीजें, वैक्सीनेशन जो सबसे पहले आया था वो किस डिजीज के लिए आया था और किसने लाया था, ये सब बताओ आप। ये आई थिंक लूसेंट वाली बुक में भी आई थिंक ये मेंशन्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर फॉर स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के लिए, राइट। कौन है? एडवर्ड जेनर, है ना। देख सकते हैं हम, एडवर्ड जेनर एज इंग्लिश फिजिशियन एंड साइंटिस्ट pioneered the concept of vaccination and created the world's first vaccine, the smallpox vaccine, in 1796. And he is often referred to the father of immunology. ये आपको याद रखना है, father of immunology for his work. एडवर्ड जेनर एक अंग्रेजी चिकित्सक और वैज्ञानिक ने टीकाकरण की अवधारणा का बीड़ा उठाया और 1796 में दुनिया का पहला टीका, चेचक का टीका बनाया। उन्हें अक्सर उनके काम के लिए इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन हो जाएंगे? एडवर्ड जेनर। चलो ये क्वेश्चन देखो, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, ये तो बहुत आसान है। अगर आपने पढ़ा होगा ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा कि क्या होता है, तो आपको आंसर आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, वॉशिंग मशीन कैसा होता है? ये एक वॉशिंग मशीन है। अरे मेरे को बनाना नहीं आ रहा, लेकिन ट्राई कर रही हूँ। अभी इसमें कपड़े, जो भी कपड़े हैं वो क्या करेंगे? घूमेंगे। कोई भी वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं ना, इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो ये घूम के क्या सेंटर पे आते हैं कि घूम के ये पूरा चिपक जाते हैं वॉल्स में, बाहर की ओर ऐसे घूमते हैं कि सेंटर में आते हैं? बताओ मुझे। यहाँ पे हमारा जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो क्या बताता है? सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो क्या बताता है? या जो भी हमने पढ़ा है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, तो वो क्या होता है? तो एक होता है ना कि एक जो होता है वो, ये सेंटर है समझ लो आपका, इसकी अलग ही परेशानी है। ये आपका सेंटर है और ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो कोई एक बॉडी है जो घूम रहा है, लेकिन वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में। एक और तरीके से मैं समझाती हूँ कि जैसे समझो ये है और ये फिर क्या कर रहा है? ये बाहर की ओर जा रहा है। तो ये हमारा कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। और यही इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा वॉशिंग मशीन, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स भी जान लो आप। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ना कि सेंटर की तरफ आ रहा होता है, सेंटर की तरफ होता है, सेंटर के टुवर्ड होता है, तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। देखो, the primary working principle of washing machine, particularly during the spin cycle to remove water from cloth, is centrifugation, ठीक है। वॉशिंग मशीन का प्राथमिक कार्य सिद्धांत विशेष रूप से कपड़ों से पानी निकालने के लिए स्पिन चक्र के दौरान अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन है, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? दिस प्रोसेस यूजेस रैपिड रोटेशन टू जनरेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which pushes the denser components, यानी कि वाटर और डट पार्टिकल्स जो होते हैं, जिसको हम डेंसर कंपोनेंट कह रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर। अभी मैंने सेंट्रीफ्यूगल का क्या बताया आपको कि सेंटर की तरफ नहीं आता है, वो अवे होता है, मतलब बाहर की ओर, आउटवर्ड होता है। तो अवे फ्रॉम द सेंटर, यही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसी पे वर्क करता है हमारा ये वॉशिंग मशीन, ठीक है। चलो,
द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। अच्छा ये बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें कि जो लाइट का जो स्पीड होगा वो सबसे कम होगा, यानी कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब इससे गुजरेगी। किससे गुजरेगी बताओ? वैक्यूम, एयर, ग्लास, वाटर, और इनमें से कोई नहीं। सबसे कम पूछ रहा है यहाँ पे, मिनिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है। ठीक है, मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम का क्या हो जाएगा? ग्लास हो जाएगा ना। मैक्सिमम तो इसमें हो जाएगा ना, वैक्यूम में, और मिनिमम इसमें हो जाएगा, ग्लास में। ठीक है, कांच। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू द ग्लास। ठीक है, अब ये वाला चीज है ना, तो ये थोड़ा आप क्या कर लेना ना कि इसको ये सारे एग्जाम्पल्स पे मैं आपको थोड़ा एक वर्क भी दे देती हूँ। अगर आप चाहो तो करो। ये सारे जो मीडियम्स है ना, इन पे आप ना रिसर्च कर लेना। क्यों? अब मैं बताने के बजाय आपको क्यों रिसर्च करने बोल रही हूँ, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको वो देखोगे ना, इसका कोई फोटोज या कोई इमेजेस के साथ जब इसको आप देखोगे कि ये कैसे हो रहा है, डायग्राम के साथ आप देखोगे, गूगल पे ही आप कर लेना, और डायग्राम्स के साथ आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कौन कौन से मीडियम से क्या क्या ये कितने के स्पीड पे और किस तरीके से गुजरती है, तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चैप्टर पूरा पढ़ रहे होते ना तो मैं ज़रूर बताती, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं तो हमें सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। और उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ थी, फैक्ट जो था वो आपको समझ में आ गया है। फैक्ट आपको याद रखना है। थोड़ा सा और याद रखने के लिए थोड़ा सा उसका इमेजेस वगैरह देख लेना, डायग्राम्स देख लेना कि कैसे गुजरती है और क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, कि अलग अलग मीडियम में डिफर करती है लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, वो भी देख लेना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा ये तो बहुत ही आसान है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सा नहीं है? वेक्टर क्वांटिटी हमने क्या पढ़ा था? मतलब कि क्या हम बात कर रहे हैं सदिश राशि की, तो सदिश राशि में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि इसमें डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, है ना, कि कुछ उसका कोई एक दिशा भी होनी चाहिए, कोई एक मान भी होना चाहिए। मान और दिशा दोनों जिसमें होता है उसी को हम सदिश राशि कहते हैं। करेक्ट। तो इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड, यानी कि चाल। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर हो जाएगा, वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर हो जाएगा, और टॉर्क भी हमारा वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, a vector quantity has both magnitude and direction while a scalar quantity has only magnitude। ठीक है, चलो। If the spinning speed of the earth increases then the weight of the body at equator will। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ती है तो भूमध्य रेखा पर शरीर का वजन होगा। मतलब भूमध्य रेखा किसका बात हो रहा है? इक्वेटर का बात हो रहा है। यहाँ पे इक्वेटर का बात हो रहा है, और यहाँ स्पिनिंग स्पीड को क्या किया जा रहा है? इंक्रीज किया जा रहा है अर्थ का। लाइक अर्थ रोटेट कर रही है ना, थोड़ा बढ़ गया उसका रोटेशन स्पीड, बढ़ गया। तो इसका जो इक्वेटर पे जो बॉडी का वेट होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या फिर सेम रहेगा? बताओ क्या होगा? क्या होगा इनमें से? बताओ जल्दी। अगर कोई भी अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो अगर वो इक्वेटर पे है और रोटेशन स्पीड बढ़ रहा है तो उसका ग्रेविटी से क्या रिलेशन होगा, ये भी आपको बताना है। मतलब आप सोचो, बताओगे कैसे यहाँ पे? यू शुड थिंक, वरना हम डायरेक्ट इसका पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तब आपको आंसर अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो, ये कम इसलिए होगा ना, क्यों? The apparent weight of a body at the equator is the result of the downward gravitational force minus the upward centrifugal force caused by the earth rotation।
अब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ ना कि जो बॉडी का जो वेट होता है, अगर ये स्पिन कर रहा है, ठीक है, बॉडी का जो वेट हो रहा है तो स्पिन कर रहा है, तो उसका जो ग्रेविटी से जो रिलेशन होता है ना, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। minus the upward centrifugal caused by the earth's rotation and the effective acceleration due to gravity at the equator is given by, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इतना आपको ना ध्यान से ये फॉर्मूलाज वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखने की जो ज़रूरत है वो ये है कि अगर आपका स्पीड अप हो रहा है, रोटेशन स्पिनिंग स्पीड अप हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका गति बढ़ रहा है, अर्थ का जो वो रोटेट करता है, तो इक्वेटर पे जो अगर बॉडी का जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम पोल का बात करें ना तो वहाँ पे मोस्टली अनचेंज्ड ही होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा वहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। बट इक्वेटर पे क्या होता है, क्योंकि इक्वेटर एक क्या है ना, हमारा बल्जिंग पॉइंट भी है। इक्वेटर के पास जो है हमारा जो अर्थ है वो बल्ज्ड है थोड़ा सा, है ना, उसका जो आकार है वो थोड़ा कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। चलो, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड? स्पीड को सबसे पहले किसने डिफाइन किया है, किसने लाया है? न्यूटन, केपलर, पोटलेमी या गैलीलियो? तो ये हमारे हो जाएगा गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो के बारे में हम गैलीलियो के बारे में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब हमने 8 क्लास से ही पढ़ा होगा, आपने भी 7 से ही। लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन जितना इनको गैलीलियो को फेम मिलना चाहिए, जितना इनको जितनी ऑनर मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा न्यूटन को मिली हुई है। बट इट्स ओके, न्यूटन को भी मिलनी चाहिए, बट गैलीलियो का ना ज़्यादा मुझे लगता है कि रोल रहा है इन फिजिक्स, ठीक है। गैलीलियो गैलीली एन इटालियन फिजिस्ट, मैथमेटिशियन एंड, मतलब कि जो एक इटालियन भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, और इज द क्रेडिटेड एज द फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन बने वो, पहला इंसान टू डिफाइन स्पीड, जिन्होंने गति को परिभाषित किया है ना, स्पीड को डिफाइन किया है एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। क्या डिफाइन किया स्पीड का, क्या डेफिनेशन दिया? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब कि एक समय पे जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसी को हम गति कहते हैं। एंड हिज सिस्टमैटिक स्टडीज ऑन मोशन एंड मैथमेटिकल अप्रोच लेड द ग्राउंडवर्क फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए भी जो ग्राउंडवर्क जो सेट किया वो गैलीलियो गैलीली ने ही सेट किया है। मेरे तो फेवरेट हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे इनको ज़्यादा ही ऑनर देना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द लॉ? ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? यानी तापमान और दबाव की समान स्थितियों में, मतलब कि जो प्रेशर और टेम्परेचर उसकी बात हो रही है, ठीक है, तापमान और दबाव यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, कि समान स्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन यानी कि वॉल्यूम, है ना, के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम है बताओ, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, सारे गैसेस का वॉल्यूम भी इक्वल है, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन सा हो जाएगा? बताओ। ये तो हमारा हो जाएगा एवोगैड्रोज लॉ। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एवोगैड्रोज लॉ के बारे में, इसकी वैल्यू के बारे में, सब कुछ इसके बारे में आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, अगर आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी है तब। Avogadro's law states that under the same condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of molecules, and this is direct proportionality between the volume and the number of mole of gas। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो आयतन होगा गैसों का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, जिसको हम क्या बोलेंगे? V बोलेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, यानी कि जो गैस के मोल्स हैं उनका जो नंबर्स होगा, है ना, उसका जो कुछ नंबर हम ले रहे हैं
उसका जो नंबर ले रहे हैं उसको हम डिनोट कर रहे हैं n से, स्मॉल n से, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यही बताता है एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, एक बार हिंदी में देख ले। तो एवोगैड्रो का नियम बताता है कि तापमान और दबाव की समान स्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है ना। अणुओं मतलब मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, यह स्थिर तापमान और दबाव पर गैस के आयतन और मोलों की संख्या को के बीच का सीधा संबंध है ना। यानी कि एवोगैड्रो लॉ जो है आपका वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एंड द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैसेस को प्रोपोर्शनैलिटी को बतलाता है। ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो आयतन और मोलों की संख्या के बीच का सीधा एक संबंध को बताता है। ठीक है, चलो। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय विच साइंटिस्ट, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये तो बहुत ही आसान है, जो हमारे लेफ्ट और राइट हैंड दोनों से लिख सकते हैं, उनका क्या नाम है बताओ? उनका क्या नाम है बताओ? एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो उन्होंने ही हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है? तो स्पेस से रिलेटेड है। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पूरा समझाने जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना समझ जाओ कि ये स्पेस से रिलेटेड है ना। थोड़ा सा मैं इसमें आपको ये बता देती हूँ, यस, स्पेस, टाइम, ग्रेविटी एंड द यूनिवर्स। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो होता है, वो जो अंडरस्टैंडिंग इन्होंने दी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू, वो हमें अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों के बारे में ही दी है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में ही दी है। चलो, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन along a conduction potential variation occurs along it. This phenomena is known as एक कंडक्टर के साथ तापमान भिन्नता के कारण इसके साथ संभावित भिन्नता होती है। इस घटना को इस रूप से जाना जाता है। किस रूप से जाना जाता है बताओ? Due to temperature variation along a conductor potential variation occurs along it. This phenomena is known as बताओ जल्दी। टाइम दे रही हूँ आपको, थोड़ा आप देखो, सोचो, बताओ। क्वेश्चन जो अच्छा होता है ना उस पर थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, राइट? क्योंकि टेस्ट वही होता है कि आपको साइंस की नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो हर किसी को पता है। ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, तो घड़ी भी मेरे सामने ही है। चलो, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग अ कंडक्टर। टेम्परेचर वेरिएशन का बात हो रहा है यहाँ पे, तापमान में भिन्नता की बात हो रही है, कंडक्टर की बात हो रही है, पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलोंग इट। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थॉमसन इफेक्ट। थॉमसन इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, थॉमसन प्रभाव की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, द फिनोमेना वेयर टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग अ सिंगल होमोजेनियस कंडक्टर कॉज अ पोटेंशियल वेरिएशन, है ना, मतलब कि और इवोल्यूशन एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट व्हेन अ करंट पासेस थ्रू इट एंड इज नोन एज द थॉमसन इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज अ रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ठीक है, यह घटना जहां एक एकल सजातीय कंडक्टर के साथ तापमान भिन्नता संभावित भिन्नता का कारण बनती है। तापमान भिन्नता किसका? संभावित भिन्नता का कारण बनती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? या जब एक करंट गुजरता है तो गर्मी का जो विकास अवशोषण होता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? थॉमसन प्रभाव के रूप में जाना जाता है।
और यह प्रभाव एक प्रतिवर्ती थर्मोडायनेमिक्स प्रक्रिया है। यानी कि क्या बोल रहा है, दिस इफेक्ट इज द रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली आपको ये वाला लाइन याद रखना है जो आपको याद रह भी जाएगा, और वो ये है कि इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट व्हेन करंट पास थ्रू। ठीक है, which of the following statement about graphite and diamond is true? ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ। दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उनका क्रिस्टल संरचना एक जैसा होता है, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो उनकी एक जैसी है। दे हैव सेम हार्डनेस, उनका हार्डनेस जो है वो क्या एक जैसा है। दे हैव सेम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, उनकी विद्युत चालकता एक जैसी होती है। दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, क्या वो सेम केमिकल रिएक्शन में दोनों साथ में जा सकते हैं? ठीक है, बताओ जल्दी बताओ। इसमें ट्रू पूछ रहा है, इसमें सत्य पूछ रहा है, सत्य ट्रू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा, बहुत जगह पे पढ़ा होगा, ये आपको जानना भी चाहिए। इवन आपको स्ट्रक्चर्स भी जानने चाहिए, दोनों के स्ट्रक्चर्स, बॉन्डिंग्स, केमिकल बॉन्डिंग्स भी जानने चाहिए। समझ में आया कुछ आंसर इसका, क्या होगा क्या नहीं होगा? अच्छा, ए जो हमने देखा, दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये तो नहीं है, डिफरेंट होता है। दे हैव द सेम हार्डनेस, ये भी नहीं हो सकता। दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, दिस कैन बी द आंसर। दे कैन गो, वे एक ही रासायनिक अभिक्रिया से गुजर सकते हैं। दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, है ना। ग्रेफाइट एंड डायमंड आर एलोट्रॉप्स, दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट कार्बन, कार्बन के हैं, ये तो सबको पता है, बेसिक सी बात है। एंड दिस मीन्स दे आर मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कार्बन बट हैव डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज, है ना। इनका तो स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, भले ये सेम कार्बन से, मतलब सेम एलिमेंट से बने हो। ग्रेफाइट और हीरा तत्व कार्बन के अपरूप मतलब कि एलोट्रॉप है। इसका मतलब क्या है कि वे एक ही तत्व कार्बन से बने हैं, करेक्ट, लेकिन उनकी भौतिक संरचना और गुण भिन्न होते हैं, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज है वो अलग होता है। Which of the following is the major constituent of the liquefied petroleum gas? ये तो और भी आसान है भाई, नहीं बताया तो जाओ, क्या ही करोगे तुम पढ़ के, मत पढ़ो, बताओ जल्दी। इतना आसान है ये, क्या हो जाएगा? Which of the following is the major constituent of the liquefied petroleum gas? निम्नलिखित में से कौन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो वो आपका हो जाएगा butane. Some amount of propane is also dissolved, but mostly the butane. Okay. तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG इज अ फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेस। मेरा एक ग्लास ये खतरनाक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइमरली प्रोपेन, ठीक है, एंड ब्यूटेन, and the exact composition can vary by region and season, but butane is often the predominant component in many domestic and commercial uses. ठीक है, मतलब कि प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, बट जो ज़्यादातर ब्यूटेन जो होता है ना वो डोमेस्टिक और कमर्शियल यूजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूटेन होता क्या है? ऑफन मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ द मिक्सचर in many common applications, especially for cooking gas cylinders. तो ब्यूटेन जो है उसको हम मोस्टली कुकिंग गैस के लिए यूज़ करते हैं और बहुत सारे कॉमर्शियल यूजेस के लिए भी ब्यूटेन का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन गैसेस होते हैं, है ना,
जो जैसे कि एलपीजी हो गए तो उसमें प्रोपेन भी होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। चलो, वाटर passed from the soil into the roots by a physical process called, मिट्टी से जड़ों में पानी किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मिट्टी से बात हो रही है, जड़ों से पत्तों तक की बात नहीं हो रही है। मिट्टी से जड़ों में पानी किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा जाता है, उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पता है, आई थिंक ये क्वेश्चन बीपीएससी में 68 में पूछा गया था, आई थिंक सो 68 में पूछा गया था। आप एक बार देखो क्वेश्चन और इसका आंसर करो। देखो, ये मैं ना लाइव क्लासेस भी मैं चाह रही हूँ शुरू करूँ, ताकि ना आंसर मुझे दिख सके कि आप लोग क्या आंसर कर रहे हो। मज़ा भी आएगा ना, बहुत अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग आंसर्स, मज़ा आ जाएगा पूरा। लेकिन अभी नहीं कर सकती ना, अभी मुझे चाहिए कि आप अच्छे से इसको रिकॉर्डेड ही देखो, कमेंट्स करो अच्छे वाले, और जो भी आपको डाउट्स हो वो मुझसे पूछ सको, जो भी क्वेरी हो। फिर हम लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे। वैसे तो अभी आपका एग्ज़ाम जनवरी में ही होगा, 10 जनवरी से स्टार्टेड है ऑलरेडी, तो अच्छे से पढ़ाई करो। लैंग्वेज पेपर को भी अच्छे से देखना, नेगेटिव मार्किंग सब में ही है, लैंग्वेज पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग है, तो उसको भी अच्छे से देख लेना। हिंदी, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी में दिक्कत होगी, और जो हिंदी वाले हैं उनको इंग्लिश में दिक्कत होगी। तो जो आपका दिक्कत वाला पॉइंट है उसको ठीक करने का कोशिश करो। प्लस मैथ्स रीजनिंग भी है, तो मैथ्स की प्रैक्टिस भी करते रहना, रीजनिंग का भी देखते रहना। रीजनिंग तो ठीक है, हो ही जाता है। और जीएस वाला जो फैक्टर है तो उसमें सारा ही देख लेना। मोस्टली साइंस को तो पीवाईक्यू करके हो सकता है, लेकिन बिहार वाला देख लेना, बिहार ज्योग्राफी एंड बिहार का जितना भी स्पेशल चीज़ें हैं वो सारा ही कुछ देख लेना। हिस्ट्री में भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेना। अब हिस्ट्री में जो भूलने वाली चीज़ें हैं वो मैं बता दूं, तो अगर आप सदर्न हिस्ट्री देख लेते हो, सदर्न वाला जो भी संगम एज वाला देख लेते हो सारा कुछ, तो वो सब भूलने वाला है। फिर जो हमारे सूफी संत थे वो सब भी भूलने वाली चीज़ें, वो भी देख लेना। तो बाकी तो चीज़ें आपको याद ही रहती है। थोड़ा सा बिहार हिस्ट्री भी देख लेना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही देखना उतना। तो ऐसे तो हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे, डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। बीपीएससी डिफ़िकल्ट हिस्ट्री नहीं दे सकता है। हाँ, बिहार हिस्ट्री देख लेना बस, और क्या। चलो, इसका आंसर बताओ। वाटर पास फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स बाय अ फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड, इसका हो जाएगा ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस नहीं पढ़े हो क्या? ऑस्मोसिस इतना आसान सा हमारा टर्म है, शुरू से सबने पढ़ा होगा। ये क्या है? इज द स्पेसिफिक प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट सेल्स एंड इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द रूट हेयर्स। अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन होता है या सेल वॉल होता है, ये दोनों में आपसे पूछा जा सकता है कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, तो वो हम सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। वो भी एक आउटर मेम्ब्रेन ही होता है सेल का। तो जो रूट होते हैं ना, जो रूट के हेयर्स निकले होते हैं, उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके थ्रू ये जो ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस होता है वो होता है। ठीक है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस होता ये कि हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला है ना। तो परासरण वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी मिट्टी से जड़ कोशिकाओं में जाता है। यह एक अर्ध परागमय झिल्ली, यानी कि उसको हम क्या बोल रहे हैं, मूल रोम की कोशिका झिल्ली के माध्यम से अधिक जल सांद्रता वाले क्षेत्र में, यानी कि मिट्टी में से कम जल, जहाँ पे कम है, कम जल सांद्रता वाले क्षेत्र है ना, क्षेत्र जड़ कोशिकाओं के अंदर की ओर जल को की गति है ना। मोस्टली क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये बोल रहा है कि जहाँ पे अधिक जल सांद्रता है और जहाँ पे कम जल सांद्रता है, वहां से वहां तक को जो पानी को हम दे रहे हैं, जो जो प्रोसेस वाटर मूव कर रहा है, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? परासरण कह रहे हैं, यानी कि ऑस्मोसिस कह रहे हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो। In the night time, it is not advised to sleep under tree because रात के समय पेड़ों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों?
because they deliberate less amount of oxygen, they liberate harmful gases at night and they liberate carbon dioxide या they liberate carbon monoxide। इनमें से कौन सा आपका जो है वो आंसर हो जाएगा? और एक पीपल के ट्री वाला भी आंसर आपने हमेशा देखा ही होगा कि एक मिनट, पीपल ट्री वाला आंसर आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से हम लोगों को वो हमेशा डराया जाता था कि रात में, तो वो उसका भी साइंटिफिक रीज़न आपको पता ही होगा कि क्यों हमें बोला जाता था। वैसा ही कुछ इसका भी आंसर होना चाहिए ना। बताओ क्या होगा? क्या ही मैसेजेस आते रहते हैं, पता नहीं। वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स, दिन के समय में क्या होता है? प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दिन के समय में वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर मोस्ट लाइफ फॉर्म्स, है ना। दिन के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो अधिकांश जीवन रूपों के लिए आवश्यक है। करेक्ट। लेकिन रात में क्या होता है? रात में सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, मतलब नहीं होता है ना, सनलाइट तो नहीं होगा रात में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा रात में। हालांकि पौधे इंसानों और जानवरों की तरह ही सांस लेते हैं, जारी रखते हैं सांस लेना, तो उनके श्वसन में ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट उत्पाद के रूप में छोड़ना शामिल है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रात में क्या होता है ना कि सनलाइट नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस भी स्टॉप हो जाता है, तो एब्सेंस ऑफ सनलाइट में प्लांट वो कंटिन्यूसली ब्रीथ तो कर रहे हैं ना, just like humans and animals, and respiration involves taking oxygen and releasing carbon dioxide as a waste product। तो रात में भी तो उनका वो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही रहेगा ना, तो दिस इज वो यूज पूरा का पूरा यूज तो नहीं कर रहे हैं ना फोटोसिंथेसिस करने में, क्योंकि रात में तो सनलाइट है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। समझ में आया? चलो, तो ये हमारा आखिरी स्लाइड था और यहीं पे आज एंड होता है। हम इंग्लिश की भी सीरीज लाएंगे, उसके लिए भी आप टेंशन नहीं लो। वैसे हमारा ऐप पे चल रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा हम सोच रहे हैं यूट्यूब पे भी कर देते हैं। तो हम फिर से आएंगे साइंस के और भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेके। इस बार हम ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 दिन जो हमने एब्सेंट करा है, तो उसका थोड़ी सी उसकी भरपाई करनी पड़ेगी ना। तो हम इस बार थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे, और इस बार थोड़ा ना बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा लाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस है ना वो काफ़ी आ रहे हैं। और फिजिक्स में थोड़े न्यूमेरिकल्स लाएंगे। न्यूमेरिकल्स हम इसलिए लाएंगे क्योंकि BPSC 71st वाले में न्यूमेरिकल्स हमें देखने को मिला है, तो हो सकता है कि AEDO वाले में भी न्यूमेरिकल दे दे और SI वाले में भी न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा न्यूमेरिकल बनाएंगे, बेसिक वाला बनाएंगे और थोड़ा मॉडरेट, ज़्यादा डिफिकल्ट हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट वो देगा भी नहीं, जाहिर सी बात है। और हमें कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, तो हमारा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और थोड़ा सा हमारा न्यूमेरिकल्स भी बन जाएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं।